कभी सोचा है कि हमारे सीखने का जो तरीका है, क्या वो हमेशा से ऐसा ही था? आज हम एजुकेशन के उस छुपे हुए इतिहास में गोता लगाने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जिसमें सत्ता है, क्रांति है और समाज को पूरी तरह बदल देने की ताकत। तो चलिए एक ऐसे सवाल से शुरू करते हैं जो हम सब ने कभी ना कभी खुद से जरूर पूछा होगा, शायद सुबह सुबह स्कूल की घंटी बजने पर, कि आखिर हम स्कूल जाते ही क्यों हैं। और यकीन मानिए, सदियों से इस एक सवाल का जवाब जिस तरह बदला है ना, वो सच में हैरान करने वाला है। अगर हम इस कहानी की बिल्कुल शुरुआत में जाएं, तो सीखना वो सबके लिए था ही नहीं। ये तो एक बंद दरवाजे वाले क्लब जैसा था, और जिसकी मेंबरशिप का मतलब था असली पावर, असली ताकत। सोचकर भी अजीब लगता है ना? लेकिन देखिए, इंसानियत के इतिहास का एक बहुत बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा था जब 95% से भी ज्यादा आबादी पढ़ लिख नहीं सकती थी। लिटरेसी यानी साक्षरता उस जमाने में किसी सुपर पावर से कम नहीं थी, और ये सुपर पावर बस कुछ गिने चुने लोगों के पास ही थी। तो सवाल उठता है कि इस खास क्लब में था कौन? मेसोपोटामिया और प्राचीन मिस्र जैसी जगहों पर ये थे लेखक, राजघराने के लोग और पुजारी। मतलब ये वो लोग थे जो समाज को चला रहे थे, रिकॉर्ड्स मेंटेन करते थे, कानून समझाते थे और देवताओं से कह सकते हैं कि बातचीत करते थे। उनके लिए नॉलेज सिर्फ पावर नहीं थी, नॉलेज ही सब कुछ था। चलिए अब कहानी में कई सदियां आगे चलते हैं, एक ऐसे दौर में जहां सीखने के बीज कुछ नई जगहों पर फूटने लगे थे, और यहीं से उस आइडिया का जन्म हुआ जिसे आज हम स्कूल कहते हैं। और मजे की बात यह है कि हायर एजुकेशन का आइडिया किसी एक जगह पर नहीं आया। फेस से लेकर बोलोनिया और पेरिस तक दुनिया में अलग अलग जगह पर लगभग एक ही टाइम पर यूनिवर्सिटीज खुलने लगी। ये अक्सर मठों और कैथीड्रल स्कूलों की नींव पर ही बनी थी। लेकिन एक मिनट, ये मत समझिए कि ये आज की यूनिवर्सिटीज की तरह थीं। इनका एक बहुत ही स्पेसिफिक मकसद था, पादरियों को यानी क्लर्जी को ट्रेन करना। मतलब एजुकेशन का फोकस अभी भी ऊपर स्वर्ग की तरफ था, आम लोगों की तरफ नहीं। और फिर सब कुछ बदल गया। यहाँ एजुकेशन की कहानी में एक बहुत बड़ा, एक निर्णायक मोड़ आता है। ये वो वक्त था जब उभरते हुए देशों ने यानी नेशन स्टेट्स ने एजुकेशन को अपने मकसदों के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। सोच में जमीन आसमान का फर्क आ गया था। अब पादरियों को ट्रेन करने के बजाय लक्ष्य था नागरिक बनाना। धार्मिक सिद्धांतों को बचाने के बजाय मकसद था एक राष्ट्र बनाना। एजुकेशन अब चर्च की सेवा से निकलकर राज्य की यानी स्टेट की सेवा करने का एक ताकतवर हथियार बन गई थी। और देखिए, ये एक लाइन सब कुछ साफ कर देती है। ये प्रशिया के मास स्कूलिंग प्रोग्राम का ऑफिशियल डिक्लेयर्ड गोल था। कोई लाग लपेट नहीं, बिल्कुल सीधा। एजुकेशन का नया मकसद था प्रैक्टिकल और देश निर्माण से जुड़ा हुआ। और ये जो प्रशन मॉडल था ना, ये जंगल की आग की तरह फैला। इसने पूरी दुनिया में मास एजुकेशन मतलब सबके लिए अनिवार्य शिक्षा के एक मूवमेंट को जन्म दिया। और इसके पीछे की वजह थी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और एक डिसिप्लिन्ड वर्कफोर्स की बढ़ती हुई जरूरत। जैसे फ्रांस ने फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन का इस्तेमाल एक कॉमन नेशनल आइडेंटिटी बनाने के लिए किया। दूसरी तरफ सोवियत यूनियन ने अपने इंडस्ट्रियल टारगेट्स पूरे करने के लिए इलिटरेसी यानी निरक्षरता को खत्म करने का एक जबरदस्त अभियान चलाया। मतलब हर देश अपने अपने लक्ष्यों को पाने के लिए एजुकेशन के इस पावरफुल टूल का इस्तेमाल कर रहा था। और इसका असर वाकई चौंकाने वाला था। सोचिए, सिर्फ 40 सालों के अंदर दुनिया में बिना फॉर्मल स्कूलिंग वाले अडल्ट्स का परसेंट 36 से घटकर सिर्फ 25 रह गया। ये अपने आप में एक एजुकेशनल रेवोल्यूशन था। और ये सब हमें ले आता है आज के दौर में, एक ऐसी दुनिया में जिसे हमारे पूर्वज शायद पहचान भी नहीं पाते। और इस तेजी से बदलती दुनिया में एजुकेशन एक और बड़े जबरदस्त बदलाव से गुजर रही है। तो सवाल फिर वही है, 21वीं सदी में स्कूल का असली मकसद है क्या? देखिए, अब सिर्फ फैक्ट्स रट लेना काफी नहीं है। आज की इकोनॉमी को चाहिए एनालिटिकल रीजनिंग, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने की क्षमता और टीम वर्क। ये सिर्फ सॉफ्ट स्किल्स नहीं हैं, बल्कि आज के डिजिटल वर्ल्ड में सर्वाइव करने के लिए ये सबसे जरूरी औजार हैं। और इसीलिए सिलेबस भी लगातार इवॉल्व हो रहा है। इटली का ही उदाहरण ले लीजिए, जो पहला ऐसा देश बना जिसने स्कूलों में क्लाइमेट चेंज और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की पढ़ाई को जरूरी कर दिया।
ये एक बड़ा रिमाइंडर है कि एजुकेशन को हमेशा हमेशा बदलती दुनिया के साथ कदम मिलाकर चलना ही होगा। तो हम घूम फिरकर वापस वहीं आ गए जहां से हमने बात शुरू की थी, पादरियों को ट्रेन करने से लेकर वफादार नागरिक बनाने और अब कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्वर्स तैयार करने तक। एजुकेशन का ये सफ़र वाकई बहुत लंबा और घुमावदार रहा है, और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है कि अब आगे क्या? इस तेज़ी से बदलते हुए भविष्य में एजुकेशन का असली मकसद क्या होना चाहिए?